नमस्कार। विश्व समाधान मंच प्यारा उत्तराखंड में आप सबका स्वागत है। आज जहां उत्तराखंड में भारी वर्षा से आम जनजीवन अस्त व्यस्त है, वहीं देश की राजधानी दिल्ली में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में नीति आयोग की बैठक हो रही है। जहां इस बैठक में जहां कांग्रेसी मुख्यमंत्रियों ने इस बैठक का बहिष्कार किया है, वहीं इंडिया घटक विरोधी दलों की इंडिया गठबंधन के प्रमुख घटक ममता बनर्जी इस बैठक में भाग ले रही है। वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी में उथल पुथल मची हुई है। भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेताओं के इशारे पे जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी पर प्रहार किया जा रहा है, निरंतर दोनों उप मुख्यमंत्री और उनके समर्थक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को कटघरे में रखने की बयानबाजी जारी है। इन बयानबाजियों के बीच देखना है आज नीति आयोग की बैठक के बाद आज शाम को 5 बजे जो भाजपा राज्यों की बैठक होगी, उसमें प्रधानमंत्री से लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नड्डा सहित तमाम नेता सम्मिलित होंगे। उसमें आदित्यनाथ योगी और उत्तर प्रदेश में जो उथल पुथल मच रही है उसका क्या हश्र होता है। इसके साथ ही आज जहां विश्व में पेरिस में जो ओलंपिक खेल प्रारंभ हो रहा है और यूक्रेन और रूस की लड़ाई के बीच में प्रधानमंत्री का यह बयान आना, जब वो निर्णायक मोड़ पे पहुंच गए तो मोड़ पे बयान आ रहा है कि प्रधानमंत्री अगस्त में यूक्रेन जा सकता है। जहां तक यूक्रेन का सवाल है, वो हमेशा भारत के विरोध में खड़ा रहा है। समझ में नहीं आता प्रधानमंत्री अपने अंतर्राष्ट्रीय छवि बनाने के लिए क्यों नायक की ही 2 सांडों के बीच में हो रही है वर्चस्व की जंग में भारत को फंसाने का काम कर रहे हैं। क्योंकि अभी हाल में जो उनकी रशिया यात्रा हुई थी, रूस की यात्रा हुई थी, उसके बाद जिस प्रकार से जम्मू कश्मीर में आतंकी हमलों की बाढ़ आ गई है, उसके पीछे कहीं ना कहीं अमेरिका और नाटो देशों का हाथ बताया जा रहा है। तो इन तमाम घटनाओं के बीच में प्रधानमंत्री अपनी अंतर्राष्ट्रीय छवि बनाने के लिए उस यूक्रेन का दौरा कर रहे हैं जो युद्ध की समाप्ति पे है, जहाँ की सेनाएं सरेंडर करने के कगार पे है। और खुद नाटो देशों में इस बात की फूट मच गई है कि रूस और चीन के गठजोड़ के साथ किस प्रकार से इस लड़ाई का जाए। इन तमाम अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं में आज एक महत्वपूर्ण घटना पे हम चर्चा कर रहे हैं, अमेरिका के राष्ट्रपति के चुनाव में और उसका प्रभाव पूरी दुनिया में किस प्रकार से पड़ेगा। चुनाव भले ही सारी दुनिया के राष्ट्रों का होता, अभी भारत के भी हुआ, उसके बाद कुछ दिनों बाद लंका का हो रहा है, इंग्लैंड में सरकार बदली, उसके बाद ईरान में सरकार बदली। परंतु इन तमाम छोटी मोटी सरकारों के बदलने के का संसार के तमाम राजनीति में उतना प्रभाव नहीं पड़ता है जो संसार के स्वयंभू थानेदार अमेरिका के राष्ट्रपति के चुनाव का प्रभाव पूरे विश्व में दूरगामी पड़ता है, तत्कालीन पड़ता है। इस अमेरिका 5 नवंबर 2024 को होने वाले इस अमेरिकी राष्ट्रपति के चुनाव में भले ही मतदाता अप्रत्यक्ष रूप से इन चुनाव में भाग लेते हैं, अमेरिका की 50 राज्यों की में से 2 राज्यों को छोड़कर तमाम राज्य के लोग इस प्रकार का मतदान होता है जिस राज्य में जिस दल का वर्चस्व हो गया, उस राज्य की सभी निर्वाचन मंडल की मत उस उम्मीदवार के पक्ष में चले जाते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष की उम्र होना आवश्यक है और 14 साल से वो अमेरिका का नागरिक होना चाहिए, निवासी होना चाहिए। इसमें स्वतंत्र प्रत्याशी भी भाग रहे हैं। जो मुख्य मुकाबला है अमेरिका में के इस चुनाव में, वो वहाँ के रिपब्लिकन पार्टी जो वहाँ के रूढ़वादी दल माना जाता है, अमेरिकी हितों के ध्वजवाहक माना जाता है, रिपब्लिकन पार्टी के डोनाल्ड ट्रंप जो 45वें मुख्य राष्ट्रपति भी अमेरिका के रहे हैं, और उनका मुकाबला डेमोक्रेटिक पार्टी के कमला हैरिसन के बीच में हो रहा है।
ये मुकाबला जहां कमला हैरिसन के उठने से पहले जो बाइडेन जो दम लगा रहे थे कि राष्ट्रपति के दूसरे टर्म का भी चुनाव लड़ेंगे, लेकिन जब उन्होंने देखा, डेमोक्रेटिक पार्टी ने देखा कि जो बाइडेन अपने प्रतिद्वंदी डोनाल्ड ट्रंप से काफी पिछड़ रहे हैं और तमाम चुनावी फंड का भी कम हो रहा है, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय, उनके स्वास्थ्य को देखकर जो बाइडेन पे इतना दबाव पड़ा, उन्होंने अपनी उम्मीदवारी वापस ली। जो बाइडेन की उम्मीदवारी वापस होने से के बाद अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति कमला हैरिसन जैसे ही अमेरिका के रिपब्लिकन पार्टी ने अपना उम्मीदवार की निर्णायक घोषणा की, उसके बाद उन्होंने जो निर्णायक बढ़त बनाई है वो सर्वेक्षणों के अनुसार अभी ट्रंप पर भारी है। 1964 में जन्मी हैरिसन, कमला हैरिसन, जिनकी माता भारतीय है, केरल से है, गोपालन, और उनके पिता जमैका से, तो ये अफ्रीकन और एशियन के साथ अमेरिकन अश्वेतों का एक बहुत बड़ा गठजोड़ हो रहा है, जिसके कारण ट्रंप पर भारी पड़ रहे हैं। जिस प्रकार से कमला हैरिसन ने कहा कि वो ट्रंप के जवाब दे रही थी, ट्रंप ने उनको जो बाइडेन की तरह हल्की उम्मीदवार बताया, हास्यास्पद और दिशाहीन उम्मीदवार बताया, तो उसके जवाब में कमला हैरिसन ने जिस प्रकार से कहा कि वो इस प्रकार के आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों का मुकाबला जीवन भर करती रही और ऐसे लोगों को कैसे अंकुश लगाया जाता वो बखूबी से जानती है। कमला हैरिसन जहां अपनी माता की गहरी छाप है, वहीं अपने पिता का भी, उन पर डोनाल्ड हैरिस का भी बहुत बड़ा, इनके माता पिताजी उच्च शिक्षित थे, उसके पिताजी भी प्रोफेसर थे और माता भी प्रोफेसर थी। ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से इसने कानून की शिक्षा में दक्ष थी। ये तमाम इस प्रकार की अपने प्रतिभा के दम पे वो अमेरिका जैसे संसार के सबसे बड़े शक्तिशाली राज्य की और देश की राष्ट्रपति की प्रखर दावेदार है। जिस प्रकार से एशियन मूल के, और इन चुनावों का क्या प्रभाव पूरे विश्व में पड़ेगा, अभी ये माना जा रहा है जिस प्रकार से अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपतियों ने कमला हैरिसन को अपना समर्थन दिया है, उससे लग रहा है कहीं ना कहीं जिस प्रकार से अमेरिकी चुनाव के होने से, ट्रंप के आने से जिस प्रकार से पूरी मुस्लिम समुदाय विश्व का आशंकित है, वो दबाव बना रहे हैं अपनी तरफ से कि डोनाल्ड ट्रंप किसी भी ढंग से ना आए। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के पहले राष्ट्रपति रहे जिन्होंने सीधा कहा अमेरिका को अगर खतरा है तो मुस्लिम कट्टरपंथियों से खतरा है और हमें इन्हें मजबूती से अंकुश लगाना पड़ेगा। डोनाल्ड ट्रंप वो राष्ट्रपति रहे जिसके आने से, जिनको हराने के लिए चीन ने तमाम घोड़े खोल दिए। पिछले जो चुनाव में ट्रंप की हार हुई उसके पीछे कहीं ना कहीं चीन लॉबी का हाथ माना जा रहा है। तो डोनाल्ड ट्रंप के आने की आशंका से चीन ने भी पूरी लामबंदी कर दी है। संसार में अमेरिका का ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। डोनाल्ड ट्रंप जहां ईरान को अपना प्रमुख दुश्मन बता रहे हैं, वहीं चीन पर वो कोरोना काल में अंकुश लगाने की बात कर रहे थे। डोनाल्ड ट्रंप की एक महत्वपूर्ण घोषणा ये भी है यूक्रेन लड़ाई के बारे में। उनका ये कथन कि अगर वो राष्ट्रपति रहते तो यूक्रेन लड़ाई नहीं होती, यूक्रेन में इस प्रकार का जो लड़ाई है उसके लिए सारी जिम्मेदारी, वो सारा गुनाहगार अमेरिका के वर्तमान राष्ट्रपति जो बाइडेन को ठहरा रहे हैं। जो बाइडेन जो अपने निहित स्वार्थों के लिए यूक्रेन को जबरदस्त रूस के खिलाफ उकसाकर उसे युद्ध के लिए भट्टी में झोंक दिया है, जिसके कारण लाखों यूक्रेनी मारे गए हैं। वो पूरा यूक्रेन शमशान घाट बन चुका है, तबाह हो चुका है। यूरोप से लेकर अमेरिका में शरणार्थियों की बाढ़ आ गई है। जिस प्रकार अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपतियों के गलत निर्णय से, इस्लामिक तुष्टीकरण के कारण, रशिया से बैर लेने के कारण, सीरिया से लेकर तमाम देशों से जिस प्रकार से इस्लामिक, अफगानिस्तान से जिस प्रकार से शरणार्थी यूरोप और अमेरिका में आए,
उससे अमेरिका और यूरोप का जनजीवन पूरी तबाही की कगार पे है। जिस प्रकार से फ्रांस में पिछली बार घुसपैठियों ने और ये शरणार्थियों ने आतंक फैलाया, वहाँ के तमाम तहस नहस कर दिए, उससे आने वाले समय में यूरोप का जनजीवन के लिए, अमन चैन के लिए ये शरणार्थी बहुत खतरा साबित होंगे। ये तमाम चीज़ें अमेरिका पूरे संसार में किस प्रकार से कंट्रोल करता है। वहाँ जहाँ अपने एक आकाओं की, अपने प्यादे की तरफ से भारत जैसे शांति प्रिय देश, कश्मीर हो या पंजाब हो या अन्य मामले में पूर्वोत्तर के ये तमाम जितने अलगाववादी आंदोलन हैं, इनको कहीं सह गिर रही है तो अमेरिका से मिले। जो बाइडेन के कार्यकाल में जिस प्रकार से अमेरिका के सांसद पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर से में गए और जिस प्रकार से पाकिस्तान को उन्होंने, जो ट्रंप शासनकाल में उनसे हथियारों पे अंकुश लगा दिया गया था, उसे सहायता पे अंकुश लगा दिया गया था, वो जारी किया। और न ये केवल जारी किया, दिवालिया होने के कगार पे पहुंचे पाकिस्तान को जो बाइडेन ने अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के, जो अमेरिका के हाथों की कठपुतली है, अंतर्राष्ट्रीय मॉनिटरी फंड से लेकर विश्व बैंक और अन्य संस्थान, वो जो अमेरिका की कठपुतलियां हैं, उसके द्वारा पाकिस्तान को फिर मदद दी गई। और पाकिस्तान को दी जाने वाली ये मदद किसी के खिलाफ नहीं, अपितु भारत के खिलाफ होगी। जिस प्रकार से जो बाइडेन के शासनकाल में कनाडा से लेकर नाटो देशों में भारत के खिलाफ अलगाववादियों को संरक्षण दिया गया, उससे लगता है भारत के लिए ये भी ये कठिन समय होगा। अगर वहाँ फिर कमला डेमोक्रेटिक पार्टी फिर सत्ता आती है तो यूक्रेन के लड़ाई और भड़क सकती है। ईरान के साथ खाड़ी विश्व में इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में, गाजा पट्टी के बीच में जो लड़ाई चल रही है अरब देशों के बीच में, वो भड़क सकती है। और पूरे विश्व में जो नाटो अपना एक छत्र राज्य बनाना चाहता है, वो जो शीत युद्ध के बाद खत्म हो गया था, वो उसके मुकाबला करने के लिए जिस प्रकार से रूस ने चीन और उत्तर कोरिया को अपने साथ लेकर, ईरान को साथ लेकर अमेरिका का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए कमर कसी हुई है। आने वाले दिनों में यूक्रेन की तबाही के जो बादल मंडरा चुके हैं, तबाही हो चुकी है, उसके छींटे यूरोप पे भी पड़ेंगे। अगर यूरोप में अमन चैन खत्म होता है, वहाँ परमाणु युद्ध होता है, इसके लिए जिम्मेदार कहीं ना कहीं अमेरिका है, जो वहाँ पे ये शरणार्थियों से लेकर ये तमाम अनावश्यक युद्ध, यूक्रेन जैसे युद्ध को संरक्षण देने, लड़वाने का काम जहां अमेरिका के द्वारा होता है, वहां पूरे विश्व में अपने वर्चस्व के लिए वो पूरे विश्व के जनजीवन को तनाव की भट्टी में झोंक देता है, उनसे खिलवाड़ करता है। संयुक्त राष्ट्र संघ हो या तमाम वैश्विक संगठन, वो अमेरिका के इशारे पर मुंह खोलते हैं और उसी के इशारे पर तमाम प्रश्न उठाते हैं। देखना ये है आने वाले 5 नवंबर को अमेरिका की जनता अमेरिका के इस 538 सीटों में से किस निर्वाचक मंडल को अपना बहुमत देते हैं। जो पार्टी 270 सीटों का बढ़त बनाएगी, उसी के प्रतिनिधि अमेरिका में राष्ट्रपति होंगे। इन राष्ट्रपति चुनाव में अमेरिका का जहां एक स्वतंत्र उम्मीदवार कनेडी के भतीजा जूनियर कनेडी भी चुनावी मैदान में है, पर मुख्य मुकाबला रिपब्लिकन पार्टी और डेमोक्रेटिक पार्टी के बीच में होना तय है। जय हिंद, जय भारत।